जंग का वाकया ये है कि अशोक दरअसल ये चाहता था कि वो मशरकी साहिल और खलीज बंगाल के जो तिजारती रास्ते हैं उसको अपने कंट्रोल में करे, और इस सिलसिले में उसने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और उस जंग में करीबन 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग कैदी हुए, और उसके बाद उसने हमेशा के लिए जंग से तौबा कर ली। और जो कतबे दरियाफ्त हुए हैं उसमें बल्कि उन्होंने अपने लोगों के लिए भी लिखा है और अपने बच्चों के लिए भी कि जब मेरे बाद आप बादशाह बनोगे तो आप लोगों ने जंग नहीं लड़नी, बाकी सब कुछ करना है, लोगों को नहीं मारना, इलाकों को फतह करने के लिए लोगों का कत्लेआम नहीं करना। डॉक्टर मुबारक अली की किताब कदीम हिंदुस्तान इस हवाले से सबसे अहम है कि उसमें कदीम हिंदुस्तान की सियासी और समाजी हालात कलमबंद हुए हैं, और उसमें जो कदीम हिंदुस्तान के हवाले से जो सबसे अहम शख्सियत है वो अशोक है, अशोक आजम। सबसे पहले हम उन्हीं का जिक्र करते हैं। ये मौर्य का ही बेटा था और ये उसकी वफात के बाद बादशाह बना। बड़ा अरसा ये तारीख में ये खुफिया रहा या छुपा रहा, और सांची का जो स्टोप है उसमें एक कतबा मिला, अंग्रेज ने वो दरियाफ्त किया था और वो पाली जबान में था। उससे भी अंदाजा नहीं हुआ कि इसमें क्या लिखा हुआ है या किसके दौर का है, या उसको पढ़ा नहीं जा सका या उसको डीकोड नहीं किया जा सका। उसके बाद एक और कतबा मिला 1915 में, जिससे पता चला कि ये तो अशोक के दौर का है, और यूं मुख्तलिफ कतबों के जरिए, प्लेटों के जरिए और मंदिरों में जो दरियाफ्त हुई थी प्लेटें, उसके जरिए इसकी पूरी तारीख मुरतब की गई थी, और बड़ी दिलचस्प इसका दौर है जिसका अब हम जिक्र करते हैं। ये जो अशोक है इसकी जिंदगी में एक इनकलाब आया था, और वो एक जंग थी जिसको कलंक की जंग के नाम से तारीख में लिखा गया है। कलंक, अच्छा, ये दरअसल ना ये मौजूदा जो हम तारीख की किताबें पढ़ते हैं उसमें एक लफ्ज है उड़ीसा, आजकल इसको उड़ीसा कहा जाता है। ये यानी पुराना नाम इसका जो है कलंक है। इसमें एक जंग हुई थी और ये मशरकी भारत का सूबा है, तो इस जंग ने इसका बड़ा जहनी इनकलाब इसके अंदर पैदा हुआ। और जंग का वाकया ये है कि अशोक दरअसल ये चाहता था कि वो मशरकी साहिल और खलीज बंगाल के जो तिजारती रास्ते हैं उसको अपने कंट्रोल में करे, और इस सिलसिले में उसने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी और उस जंग में करीबन 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग कैदी हुए, और उसके बाद उसने हमेशा के लिए जंग से तौबा कर ली, क्योंकि जंग एक ऐसी चीज थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते थे। और जो कतबे दरियाफ्त हुए हैं उसमें बल्कि उन्होंने अपने लोगों के लिए भी लिखा है और अपने बच्चों के लिए भी कि जब मेरे बाद आप बादशाह बनोगे तो आप लोगों ने जंग नहीं लड़नी, बाकी सब कुछ करना है, लोगों को नहीं मारना, इलाकों को फतह करने के लिए लोगों का कत्लेआम नहीं करना। अच्छा, उस वक्त एक जो मजहब था वो धम या धर्म उसको कहते हैं, ज्यादा धम का जिक्र है, बाद में वो संस्कृत में उसको धर्म कर दिया गया, और अशोक ने फैसला किया कि वो सारी जिंदगी धम पर या धर्म पर अमल भी करेगा और उसकी तबलीग भी करेगा। और यूं उसने मुख्तलिफ जगहों पर गया, बल्कि वो तमाम मकामात की सैर की जहां जहां गौतम बुद्ध गया था, और उसकी तमाम यादगारें भी मौजूद हैं। यानी जहां जहां गौतम ने वक्त गुजारा था वहां उसने अपने उस दौर के जो स्टोप थे वो तामीर कराए, वो आज भी उसकी कुछ ना कुछ शक्लें मौजूद हैं। अच्छा, ये जो उस वक्त का जो मजहब था जो बाद में बाकायदा तौर पर बुद्ध मजहब कहलाया, ये कौन सा मजहब था जिस पर वो खुद भी अमल करता था और उसकी तबलीग भी करता रहा, बल्कि यहाँ तक किताब में जिक्र है कि उसने इर्द गिर्द के जो ममालिक थे वहां अपने सफीर भी भेजे और उनको भी कहा कि जिंदगी अमन और सुकून से गुजारनी चाहिए, जंग नहीं करनी चाहिए, और हमारी जितनी भी हिकमत अमलियां हैं वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो जो मजहब था वो कैसा था उस वक्त और उसकी तालीमात क्या थी, वो मैं यहाँ अर्ज करता हूँ। जिंदा मखलूक के साथ मेहरबानी करना और उन्हें जख्मी ना करना, पहली चीज। वालदैन की इताअत, बुजुर्गों की इताअत, बरहमनों और आलमों की आज़ादी, रिश्तेदारों से मोहब्बत, गुलामों और मुलाजमों से अच्छा बर्ताव, सखावत, पाकीज़गी, रहमदिली, ज्यादा बोलने से परहेज, उस्तादों की इज्जत, खर्च करने और बचत करने में इतदाल पैदा करना, गरीबों से हमदर्दी करना, ऊंची जात के लोगों की इज्जत करना, हसद, गुस्सा और जुल्म से दूर रहना, रोजा रखना। अच्छा, ये जो मजहब था इसकी जो तालीमात थी इसमें अगरचे रोजा इबादत है, इसके अलावा दीगर किस्म की इबादत जो बाद में राइज हुई इसमें नहीं थी। किसी किस्म की कोई इबादत नहीं थी सिवाय रोजे के।
یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا قدیم جو مذہب تھا اس میں بھی عبادات سے زیادہ معاملات کو ترجیح دی گئی تھی. آج ہمارے ہاں بڑا عجیب صورتحال ہے. یہاں عبادات جو ہیں وہ زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہیں، اس کے معاملے میں جو معاملات ہیں اس پر ہم توجہ کم دیتے ہیں. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس کی حکومت کا جائزہ لیتے ہیں. اشوک کے دور میں مزید فتوحات تو نہ ہو سکی کہ وہ میں عرض کر چکا ہوں، انہوں نے جنگ کے بغیر فتح کرنا اتنا آسان نہیں. دھرم کی تبلیغ نے لوگوں کو ملایا، نئے شہروں کی بنیاد رکھی گئی، تجارت میں ترقی ہوئی، پیشہ وری اور ہنر مندی میں ترقی ہوئی، کاریگروں کی تعداد بڑھی، محلات اور زیورات بنائے گئے. اس دور میں علم و ادب کا فروغ ہوا، موسیقی اور رقص مصوری کو فروغ حاصل ہوا، جانوروں اور انسانوں کے شفا خانے بنائے گئے اور ان کی علاج کے لیے جو جڑی بوٹیاں کارآمد تھیں ان کی باقاعدہ کاشت کی گئی. چین اور روم سے تعلقات قائم ہوئے اور ہندوستان کے جو جہاز ران یا ملاح تھے وہ مونسون ہواؤں کے سہارے انہوں نے بحیرہ عرب پار کر لیا تھا. ایک ایسا وہ دور تھا کہ وہ بحری بیڑے تھے اور وہ بغیر انجن کے انہوں نے پورا بحیرہ عرب جو ہے وہ کراس کر لیا اور پھر واپس آتے جاتے رہے تھے، ساتھ تاجروں کو بھی ساتھ. اشوک کی وفات کے بعد ہندوستان پھر اسی طرح چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا. اور اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں جب بڑی سلطنت ٹوٹتی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوتی ہیں. وہ چھوٹی ریاستیں کسی بھی بڑی سلطنت کی وارث ہوتی ہیں، اس کو سنبھالتی ہیں.